हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज डॉक्टर प्रदीप चौरसिया। बच्चों, मैं आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग शुरू करते हैं एक चैप्टर, जिस चैप्टर के बारे में बहुत सारी जिज्ञासा आपके मन में है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में पड़े हुए हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलता हूँ। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, किसी आदमी की लंबाई 6 फीट से ज़्यादा, किसी की लंबाई 3.5 फीट का है, कोई बड़ा ही मोटा सा है, कोई दुबला पतला सा है, कोई व्यक्ति बड़ा ही गोरा है, कोई काला है, मेल में मूछ दाढ़ी आता है, फीमेल में मूछ दाढ़ी नहीं आता है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आप देखे होंगे। अच्छा, चलिए एक अदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सर्कस में जो है कि कुछ बौनों का आप लोगों ने देखा होगा, होते बहुत छोटे हैं लेकिन दिमाग वेल डेवलप होता है। आप लोगों ने न्यूज में, टीवी में कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होती है बड़ी हो जाती है, बढ़ने के वजह से उनको बीमारी होती है, उसको ग्वाइटर बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कुछ ऐसे भी मेल को देखा होगा जिनकी मूछ दाढ़ी नहीं आती है, और कुछ ऐसे फीमेल को देखा होगा अपने क्लासरूम में, क्लास के बाहर, जिनकी मूछ दाढ़ी आई रहती है। ऐसा क्यों? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर केवल एक चैप्टर से मिलेगा, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में नीट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में नीट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। और इस चैप्टर का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हाय हेलो, आप लोग मुझे डॉक्टर प्रदीप चौरसिया नाम से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और हम लोग इस चैप्टर को स्लाइड के माध्यम से शुरू करते हैं। और लेक्चर को आसान बनाने के लिए और आपको समझने के लिए, बड़ा स्क्रीन पाने के लिए, मैं इस लेक्चर को पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा। और अपने फ़ोटो को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। फ़ोटो को हटाने से जो है कि स्लाइड स्क्रीन बड़ा मिलेगा, समझाने में आसानी रहेगी, है ना। तो हम लोग जो है कि आगे चलते हैं और स्लाइड नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। स्लाइड नंबर 1 में जो है कि हम बेसिकली आप लोग को ये दिखाना चाहते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें जो है कि पहला है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। पिछले चैप्टर में न्यूरल कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। अगले स्लाइड में जो है कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड का डिफिनीशन क्या होता है, उसके बाद से इंडोक्राइन ग्लैंड का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन एक्टोडर्म से बना, कौन मेयोडर्म से बना, कौन एंडोडर्म से बना। हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स का डिफिनीशन क्या होता है, केमिकल नेचर हार्मोन का क्या होता है, प्रोटीन का कौन बना होगा, कौन लिपिड का बना होगा, और हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने स्लाइड 1 से। स्लाइड 1 हम लोग है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि बॉडी के दो या दो से अधिक आर्गन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उसके फंक्शन को कम्प्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पे दो टाइप के कोऑर्डिनेशन की बात किए हैं। पहला कोऑर्डिनेशन है न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। हम लोग जानते हैं, हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, और उसका जो रिस्पांस होता है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में आता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है कि नर्व फाइबर के एलांग जो है कि स्प्रेड होता है, और उसके लिए जो है कि नर्व इम्पल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है कि बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड के थ्रू या जो है कि लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू जो है कि वो स्प्रेड होता है, और उसके लिए हम लोग को एक केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, और इस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग हार्मोन बोलते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ किसी हॉट प्लेट पे जो है कि टच कर गया, तो आपका हाथ वहाँ से तुरंत हट जाता है। यह एग्जाम्पल है न्यूरल कोऑर्डिनेशन का। कैसे? जैसे ही आपका हाथ किसी हॉट प्लेट पे जाता है, तो आपके फिंगर के पास जो है कि जो फिंगर में जो उसमें रिसेप्टर पाई जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशन को लेती हैं, हॉटनेस को रिसीव करती हैं। वह इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, आपके ब्रेन में जाता है, और वहाँ से रिस्पांस आता है कि भैया अपना हाथ हंसाओ। हाथ के मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और आपका हाथ वहाँ से हट जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस हुआ, इसलिए हम क्या कहेंगे, वेरी फास्ट। और शॉर्ट लिव्ड, तुरंत हो गया, है ना, बहुत ही कम समय के लिए उसका रिस्पांस रहा, इसलिए क्या बोलेंगे, शॉर्ट लिव्ड। और केवल आपका हाथ ही हटा, बॉडी के किसी एक ही पार्ट में रिस्पांस रहा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक। लेकिन साथ ही में हम लोग बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो है कि
केमिकल कोऑर्डिनेशन में पॉइंट नंबर 1, ये स्लो होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और वाइड स्प्रेड इसका रिस्पांस होगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है कि केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू होगा और उस केमिकल सब्सटेंस को ही हम लोग हार्मोन बोलेंगे। इसका उदाहरण क्या है, किसी व्यक्ति को मोटा होना है या किसी व्यक्ति को पतला होना है तो ये तुरंत नहीं होगा, ये जो है कि काफ़ी लंबा टाइम लेगा, मतलब क्या होगा, स्लो होगा। अगर कोई व्यक्ति मोटा हो गया तो उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहेगा, दैट वाई लॉन्ग लास्टिंग, और इसका इफेक्ट लगभग पूरे बॉडी पर रहता है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाइड स्प्रेड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे जो है कि हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे बताया गया आप लोगों को, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों को ये बताया गया है कि बायोलॉजी की, नेक्स्ट स्लाइड पे बताया गया आप लोगों को कि बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के फिजियोलॉजी को हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन कभी कभी पीएमटी में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बताया गया है कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंडोक्राइन ग्लैंड याद रखिएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन और बॉडी में कुछ ऐसे भी टिश्यू या सेल्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इन सब को ज्वाइंटली जो है कि इंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है। मतलब इंडोक्राइन सिस्टम में 3 चीज़ें आएंगी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगी, इंडोक्राइन टिश्यू आएगा और जो है कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू आएगा और हार्मोन्स आएंगी। अब बात करते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं। बच्चों मान लो कि जो है कि यह एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। मान लो कि दिस इज ए इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो सब्सटेंस निकलेगा उस सब्सटेंस को हम लोग हार्मोन बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो सब्सटेंस निकलेगा इस सब्सटेंस को हम लोग हार्मोन बोलते हैं। मान लो कि यहाँ से सब्सटेंस निकल गया और इस सब्सटेंस को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये सब्सटेंस जो है कि जैसे कि जब ये इंडोक्राइन ग्लैंड से जब सब्सटेंस निकला तो ये सब्सटेंस सराउंडिंग अपने अगल बगल के ब्लड वेसल्स से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चली जाती हैं और ब्लड में जा कर के ये जो है कि दूर तक जाएंगी। और जैसे कि कहाँ जाएंगी आपको पता ही है कि बॉडी में कोई भी ब्लड कहीं से भी आएगा तो पहले हार्ट के राइट एट्रियम आएगा और फिर फाइनली आप लोग ये सर्कल पूरा जानते होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अब जो है कि जब ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो अब ये हार्मोन जो यहाँ पे निकला था ये पूरे बॉडी में फैल गया और हार्मोन जो है कि बॉडी में अलग अलग जगहों पे जा कर के हार्मोन से जो है कि हार्मोन जहाँ पे जा कर के काम करेगा, हार्मोन जिस पार्टिकुलर सेल पे या जिस पार्टिकुलर टिश्यू पे जा कर के काम करेगा उस टिश्यू को टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू कहते हैं। और उस प्रत्येक सेल के ऊपर जो है कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर लगे रहते हैं और स्पेसिफिक प्रोटीन के बने इन स्ट्रक्चर को ही जो है कि हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिसेप्टर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी बात समझना होगा आप लोगों को कि हार्मोन जो है कि निकला यहाँ पे, ब्लड के थ्रू ट्रेवल होकर के गया पूरे बॉडी में और केवल वहीं पे काम कर रहा है जहाँ पे इसका रिसेप्टर पाया जा रहा है ना। तो ये हम लोग का टोटल डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग अगले स्लाइड, इसमें जो है कि एक और बात इंपॉर्टेंट रह गई बताने के लिए आपको कि यहाँ पे कोई भी ग्लैंड, इस ग्लैंड से जो ग्लैंड हमने बनाया था उसमें कोई भी अलग से पाइप नहीं निकला हुआ था, है ना। इसलिए इस ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। हम लोग अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अपने ओरल कैविटी में जो है कि मान लीजिए कि पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे ग्लैंड होती है और उससे पाइप निकलती है जो ओरल कैविटी में जाके खुलता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये होता है आपका ओरल कैविटी और जो ये डक्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेंसन डक्ट।
इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टेंसन डक्ट, है ना। यानी कि इसको, इस ग्लैंड को, दिस पैरोटिड ग्लैंड इज एग्जाम्पल ऑफ एक्जोक्राइन ग्लैंड, है ना। एक्जोक्राइन ग्लैंड में डक्ट पाई जाती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो है कि इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती हैं। इम्पॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन नीट में ये क्वेश्चन कई बार जो है कि रिपीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब जो है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड भी जो है कि, इंडोक्राइन ग्लैंड जो है कि दो टाइप की होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है कि दो टाइप की होती है। इसमें पहला है जो है कि आपका ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा है नॉन ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं वो क्लस्टर में पाए जाते हैं, और लेकिन जो है कि जो नॉन ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, नहीं लिखा हुआ है लेकिन थायराइड ग्लैंड भी हो जाएगा। और इसमें क्या है, जीआईटी क्या है भाई, जीआईटी का मेन काम कुछ और होता है, लेकिन उसमें कहीं कहीं पे बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो हार्मोन्स निकालती हैं। किडनी का मेन फंक्शन कुछ और है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि कुछ, जैसे आप लोग मैकुला डेंसा के बारे में सुने हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल के बारे में सुने हैं, वो डिफरेंट हार्मोन का सिक्रेशन करती रहती हैं। हर्ट जानते हैं आप लोग, यहाँ से जो है कि हर्ट के एट्रियल वॉल से जो है कि निकलता है एएनएफ, इसको एट्रियल न्यूट्रेट्रिक फैक्टर या एट्रियल न्यूट्रेट्रिक पेप्टाइड भी बोलते हैं। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग ये बताया गया है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बातें, लेकिन ये पीएमटी में बड़ा आसानी से पूछा जाता है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है नीट के लिए, है ना। ये नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक्टोडर्म, कौन कौन से हार्मोन है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होगा, कौन ऐसी हार्मोन है जिसका ओरिजिन मेसोडर्म से होगा, और कौन ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, कौन ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मेसोडर्म से डिराइव हो रही हैं, और कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोडर्म से डिराइव हो रही है। याद करना बड़ा ही आसान है बेटा। वो सारे ग्लैंड, बॉडी के वो सारे ग्लैंड या वो सारे स्ट्रक्चर जिसका रिलेशन ब्रेन से होता है, वो सब के सब जो है कि ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी ग्लैंड है सबका ओरिजिन क्या होगा, एक्टोडर्मल। आप लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, ब्रेन में, ओरिजिन क्या होगा, एक्टोडर्म। पीनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, ब्रेन में, उसका ओरिजिन क्या होगा, एक्टोडर्म। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका जो बाहर का जो पोर्शन होता है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले पोर्शन को हम लोग एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि एड्रिनल मेडुला के अंदर जो नर्व फाइबर होते हैं, वो नर्व फाइबर से ही हार्मोन निकलते हैं। इसलिए जो है कि चूँकि उसका भी एड्रिनल मेडुला का भी रिलेशन न्यूरॉन से ही हो गया, इसलिए एड्रिनल मेडुला का भी ओरिजिन जो है कि एक्टोडर्मल होगा, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है कि मेसोडर्मल होता है ना। और मेसोडर्मल दूसरा कौन सा होगा, गोनैड में दो होते हैं, टेस्टिस और ओवरी, इनका ओरिजिन क्या होगा, मेसोडर्म। इसके अलावा जो भी ग्लैंड आप जानते हैं आपके सिलेबस में है, सबका ओरिजिन इंडोडर्मल होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, इंडोडर्मल होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है कि ये बताया गया है, हार्मोन के बारे में बेसिक बातों को बताने की कोशिश की गई है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट नीट में पूछी गई है। पहला बात है बेटा कि सिक्रीशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को क्या कहेंगे, हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, हार्मोन का टर्म हार्मोन किसने दिया है, साइंटिस्ट का नाम है स्टार्लिंग। क्वेश्चन पीएमटी में मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फर्स्ट हार्मोन, पहला हार्मोन कौन है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, सिक्रेटिन। कौन डिस्कवर किया था, जनरली हम लोग वायलिस और स्टार्लिंग बोलते हैं, लेकिन हम लोग पूरा नाम पढ़ेंगे यहाँ पे, विलियम एम वायलिस एंड अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग, इन्होंने फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर किया था। फर्स्ट हार्मोन जो कि सिक्रेटिन है। हार्मोन का दूसरा नाम केमिकल मैसेंजर, हार्मोन को ही केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। उसके बाद से आपके एनसीईआरटी में हार्मोन का दो डिफिनीसन दिया गया है। फर्स्ट वन इज साइंटिफिक डिफिनीसन और सेकेंड होता है क्लासिक डिफिनीसन। साइंटिफिक डिफिनीशन का मतलब क्या होता है कि हार्मोन जो है कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, हार्मोन इंट्रासेलुलर मैसेंजर होते हैं,
और हार्मोन बड़ा ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो साइंटिफिक डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हार्मोन की प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिक डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। तो क्लासिक डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो है कि क्लासिकल डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो हार्मोन है, क्लासिकल डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो हार्मोन है उसके बारे में जो है हम लोग बात करते हैं। तो हार्मोन क्या है, इसमें लिखा हुआ कि हार्मोन ऐसा केमिकल होता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और साथ में जो है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज के ब्लड में जाता है और बॉडी से और जो है कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के दूर किसी टारगेट आर्गन पे काम करता है, जो हम लोग ऑलरेडी अभी पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने बताया था कि हार्मोन जो है कि यहाँ से कोई केमिकल निकलता है, ट्रांसपोर्ट होता है और डिस्टेंटली लोकेटेड बॉडी में कहीं पे जा कर के काम करता है। इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है। अब हम लोग बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी का दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इनवर्टिब्रेट में जो हार्मोन होते हैं, इनवर्टिब्रेट का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है बड़ा ही सिंपल होता है और बड़ा ही कम हार्मोन निकलते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएमटी में आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। हार्मोन का कुछ और फीचर्स आप लोग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, हार्मोन बड़ा ही कम अमाउंट में निकलता है। कोई भी सब्सटेंस बॉडी में कम अमाउंट में निकलता है तो उसका जो है कि रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है ना। तो अगर हार्मोन जो है कि वेरी लेस अमाउंट में या ट्रेस अमाउंट में, हम लोग ऊपर के स्लाइड में पढ़ चुके हैं, अगर ट्रेस अमाउंट में निकला तो बोलो रिएक्टिव या कम रिएक्टिव या ज़्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है ना, वेरी रिएक्टिव सब्सटेंस होगा। हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है और हार्मोन यूज होने के बाद से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यूजुअली बॉडी में हार्मोन का स्टोरेज नहीं होता है, लेकिन आपके नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में स्टोर हो जाता है, दैट हार्मोन इज नोन ए थायरॉक्सिन। और हार्मोन जिस सेल पे काम करता है उस सेल को हम लोग टारगेट सेल बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हार्मोन जो है कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है ना। हार्मोन जो है कि नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फूड, हार्मोन किसी फूड में नहीं होता है, लेकिन उसका सिंथेसिस जो है कि फूड से किया जाता है। हार्मोन के बारे में दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में रैंक दिलाते हैं। हार्मोन इज नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पीच स्पेसिफिक। समझिए इस चीज़ को, हार्मोन नॉन एंटीजेनिक क्यों है। देखिए भैया, कोई भी सब्सटेंस अगर आपके बॉडी में जाने के बाद से, आपके बॉडी में बनने के बाद से आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग एंटीजन बोलेंगे और उस प्रॉपर्टी को एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। लेकिन हार्मोन हमारे बॉडी में निकलता तो है, लेकिन निकलने के बाद से हमारे अपने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि हार्मोन हमारे बॉडी का प्रोडक्ट है, सेल्फ प्रोडक्ट है, वो बाहरी सब्सटेंस नहीं है। इसलिए हार्मोन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एंटीजेनिक। ठीक है। अब दूसरी बात आ गई कि हार्मोन को जो है कि हम लोग नॉन स्पीच स्पेसिफिक क्यों बोलेंगे। हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट स्पीसीज में सेम होता है ना, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए फिक्स नहीं होता है। इसलिए हार्मोन जो है कि नॉन स्पीच स्पेसिफिक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी पीएमटी में आएगा बहुत सारे लोगों का गलत करा करके जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हार्मोन के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट, कि हार्मोन जो है कि बॉडी में रीयूटिलाइज नहीं होता। एक बार अगर मेटाबॉलिज्म हो गया तो दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हार्मोन जो है कि लीवर और किडनी में ही मेनली जो है कि इसका मेटाबॉलिज्म होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब दो टाइप का हार्मोन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, सिनर्जिस्टिक हार्मोन एंड एंटागोनिस्टिक हार्मोन। सिनर्जिस्टिक हार्मोन का मतलब क्या है, ऐसे हार्मोन जिनका फंक्शन सेम हो, उनको बोलेंगे, ऐसे दो हार्मोन जिनका फंक्शन सेम हो उसको सिनर्जिस्टिक हार्मोन बोलेंगे, और ऐसे दो हार्मोन जिनका फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो उसको एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैं लिखा हुआ हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे जब मैं इंसुलिन, ग्लूकागान और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ हार्मोन जो है कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। हार्मोन के केमिकल नेचर पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। हार्मोन को बेसिकली जो है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन में पहला पॉइंट है बेटा कि प्रोटीनेसिस हार्मोन, कौन से हार्मोन प्रोटीन होंगे, तो इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, P फॉर प्रोटीन
और 2-3 पी और आप लोग लिख लीजिएगा। एक पी का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं सबका केमिकल नेचर जो है कि प्रोटीनियस होता है। एक पी का मतलब पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से जितने भी हार्मोन निकलेंगे सबका केमिकल नेचर क्या होगा, प्रोटीनियस होगा। और एक पी मतलब होता है पैराथार्मोन। आप लोग आगे पढ़ेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका भी केमिकल नेचर प्रोटीन होता है। और अगर आप लोग हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें तो हाइपोथैलेमस में भी पी आता है, मतलब कि हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन निकलेंगे सबका केमिकल नेचर प्रोटीन होगा। तो जब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं, तो उन सबका केमिकल नेचर प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब जो है कि बात करते हैं हम लोग जो है कि स्टेरॉयड हार्मोन की। स्टेरॉयड हार्मोन जो है कि हमारे जो गोनैड्स होते हैं, जो टेस्टिस होता है, जो ओवरी होता है, इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉयड हार्मोन। टेस्टिस से निकलता है हार्मोन, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन को हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन जो है कि स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। इसका केमिकल नेचर जो है कि स्टेरॉयड होता है। अब इसमें थोड़ा सा बच्चे जो है कि कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली ये टायरोसिन एमाइनो एसिड, टायरोसिन इज एमाइनो एसिड, और इस एमाइनो एसिड से 3 हार्मोन बनते हैं। एक हार्मोन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन और दूसरे को बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। एक बात और, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। एपिनेफ्रिन को नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करने के लिए केवल CH3 ग्रुप को ऐड करना होता है। मतलब एपिनेफ्रिन को अगर मेथाइलेशन करा दे तो नॉन एपिनेफ्रिन बनता है। पुराना क्वेश्चन है, एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब तो एम्स भी नहीं होता। तो एक क्वेश्चन ये तैयार होगा हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, टायरोसिन से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बनते हैं। पूछा है क्वेश्चन कि एपिनेफ्रिन किस एमाइनो एसिड से डेरिवेटिव होगा, तो आंसर क्या होगा, टायरोसिन। ठीक है, तो अब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और जो है कि आयोडोनेटेड हार्मोन कौन होगा, आयोडोथायरोनिन्स कौन होगा, तो उसको थायरॉयड हार्मोन बोलेंगे, है ना। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अगर ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग जो है कि ये बोल सकते हैं कि एपिनेफ्रिन हो, नॉरएपिनेफ्रिन हो, या थायरॉयड हार्मोन हो, थायरॉक्सिन हो जिसको T3 T4 बोलते हैं, ये सभी के सभी एमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जुड़ गया है इसलिए इसको आयोडोथायरॉक्सिन बोल रहे हैं और इसको अलग से क्लास में हम लोग रख दिए हैं। तो याद रखिएगा, एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग बता रहा हूँ कि प्रोटीन याद करने का आसान तरीका PPP। पहला पी किसके लिए है, पिट्यूटरी के लिए। दूसरा पी किसके लिए है, पैंक्रियाज के लिए। तीसरा पी किसके लिए है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के लिए। और चौथा पी किसके लिए है, हाइपोथैलेमिक ग्लैंड के लिए, है ना। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेंगे सबका केमिकल नेचर प्रोटीन होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। बड़ा ही आसान है और इसको करने का मतलब ये है कि हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के सबसे टफेस्ट पोर्शन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। देखिएगा, हम लोग हार्मोन को ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक प्रोटीनिशियस और दूसरा स्टेरॉयड। अब एक प्रोटीनिशियस में ही तो वो भी आ जाएगा, एमाइनो एसिड वाले भी आ जाएंगे, पेप्टाइड भी आ जाएंगे, पेप्टोन्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो एक चीज़ समझना होगा कि अगर कोई सेल है, अगर कोई भी सेल है तो सेल जो है कि बना होगा लिपिड बाइलेयर का, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, है ना, लिपिड बाइलेयर। अब लिपिड बाइलेयर का बना है, अगर कोई भी हार्मोन जो है कि अगर कोई भी हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन होगा, स्टेरॉयड भी लिपिड है, मेम्ब्रेन भी लिपिड है, समझिएगा बात को। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है कि आएगा लिपिड में डिजॉल्व होकर के और सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर जो है कि सीधे इसका जो है कि DNA RNA मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, है ना। तो ये हार्मोन मतलब स्टेरॉयड हार्मोन सीधे मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो जाते हैं और मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होने की वजह से वो सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं और सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर पे काम करते हैं। यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन जिस रिसेप्टर पे काम करेंगे उन रिसेप्टर को हम लोग इंट्रा सेलुलर
रिसेप्टर बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, प्रोटीन हार्मोन आएंगे और ये लिपिड वाले मेम्ब्रेन में डिजॉल्व नहीं होंगे, इसलिए इनको काम करने के लिए सेल के बाहर ही रहना होगा और सेल के बाहर रह कर के ही ये काम करेंगे। यानी कि प्रोटीनेशियस हार्मोन का जो रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर को मेम्ब्रेन बाउंड, आगे सारी चीज़ें डिटेल लिखी हुई हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर भी बोलते हैं। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। प्रोटीनेशियस हार्मोन आप लोग जितने भी जानते हैं, चाहे पेंक्रियाज वाला हो, चाहे पैराथार्मोन हो, चाहे जो है कि हाइपोथैलेमस का हो, चाहे पिट्यूटरी का हो, ये सभी के सभी आकर के बाहर मेम्ब्रेन के बाहर काम करेंगे और सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा होगा। और जो भी स्टेरॉयड हार्मोन होंगे वो सीधे मेम्ब्रेन में डिजॉल्व होकर के सेल के अंदर जाके काम करेंगे, यानी कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे काम करेंगे। हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। अब हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किए हैं उसी बात को कि जो है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि हार्मोन जहाँ पे काम करेगा उसको टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू कहेंगे। टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू के ऊपर जो है कि जो प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर लगे रहते हैं उनको हम लोग हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। और दो टाइप का रिसेप्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक होता है बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहाँ पाए जाएंगे बोल दीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हमेशा सेल के अंदर पाए जाएंगे और मोस्टली जो है कि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। एक बात और बताऊंगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर भी नाम देते हैं। और बता दीजिए कि यहाँ पे कौन रहेगा मेनली, कौन हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन, और यहाँ पे कौन हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन। और एक और बात आपको समझना होगा कि कुछ हार्मोन का साइज इतना छोटा होता है कि वो मेम्ब्रेन को भी रहते हैं एमाइनो एसिड, लेकिन वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। यानी कि जो एमाइनो एसिड हार्मोन होते हैं उनके भी रिसेप्टर इंट्रासेलुलर ही होते हैं, ये याद रखना होगा। अब हम लोग हार्मोनल मैकेनिज्म की बात करते हैं कि हार्मोनल मैकेनिज्म में सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं। हार्मोनल मैकेनिज्म पहली बार बताया गया कि हार्मोन जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि स्पेसिफिक सेल पे, उसको टारगेट सेल कहते हैं, और उस टारगेट सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन का पैटर्न होता है, उसको रिसेप्टर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कोई भी हार्मोन अगर ग्रोथ हार्मोन है तो केवल अपने ही वाले रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। मतलब कि हार्मोन जो है कि रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ कि हार्मोन इज रिसेप्टर स्पेसिफिक, हार्मोन इज एंटीजन नॉन स्पेसिफिक, एंड हार्मोन इज जो है कि स्पीसीज नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पे तीन चीज़ें आप लोग याद करना होगा। हार्मोन जब भी रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वही सारी चीज़ें हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से सेल में चेंजेज होंगे, और चेंजेज की वजह से हार्मोन का फंक्शन पता चलेगा। यहाँ पे फ्लो चार्ट के रूप में आप लोगों को दिखाया गया है कि हार्मोन जो है कि बाइंड करेगा सेल के रिसेप्टर से, बाइंड करने के बाद से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेज होंगे और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जो है कि दिखाई देगा। आप लोग यहाँ से मैं समझाता हूँ, डिटेल समझ में आप लोग को आएगा। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया गया है कि जो है कि जब भी जो है कि जब भी हार्मोन यहाँ पे एफएसएच बोलिए, एफएसएच कहाँ से निकला था, एफएसएच कहाँ से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। केमिकल नेचर क्या होगा, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एग्जैक्टली होता है। तो ये प्रोटीन जो है कि मेम्ब्रेन पे बाइंड किया, दिखाई दे रहा आप लोगों को, प्रोटीन मेम्ब्रेन पे बाइंड किया। प्रोटीन इसलिए मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाया है, बाइंड जब करता है मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले रिसेप्टर पे तो एक रिस्पांस जनरेट होता है, और उस रिस्पांस की वजह से जो है कि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम को हम बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज। ये एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम स्टिमुलेट हो जाता है और वह सेल के अंदर पाए जाने वाले एटीपी को साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम में साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ मैं कि चार चीज़ें और हैं, साइक्लिक एएमपी, IP3, इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं, DAG और CCMP साइक्लिक GMP, है ना।
ये सभी के सभी सेकंड मैसेंजर होते हैं और पीएमटी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आप लोग हमेशा कंफ्यूज करा जाता है कैल्शियम से। याद रखिएगा कि कैल्शियम आयन जो है कि सेकंड मैसेंजर होता है, ना कि कैल्शियम। तो यह बात आप लोग याद रखना चाहिए कि हमेशा जो है कि कैल्शियम आयन सेकंड मैसेंजर होगा, ना कि कैल्शियम। ठीक है भाई। अब जो है कि जब मेम्ब्रेन पे हार्मोन आके बाइंड किया तो रिस्पांस आया, हार्मोन एंजाइम स्टिमुलेट हुआ, एटीपी कन्वर्ट हुआ, सेकंड मैसेंजर बना। तो अब इस सेकंड मैसेंजर जब बन गया तो ये सेल के अंदर जो है कि बायोकेमिकल रिस्पांस आएगा और उसके वजह से जो है कि फंक्शन परफॉर्म होने लगेंगे। भाई इसका नाम है एफएसएच का नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराएगा और फॉलिकल का डेवलपमेंट होने के लिए जैसे बायोकेमिकल रिएक्शन होने चाहिए वैसे रिएक्शन सेल के अंदर होना शुरू हो जाएगा। हार्मोन को फर्स्ट केमिकल मैसेंजर और यहाँ पे बहुत सारे जो है कि चीज़ें मैं लिखा हूँ, इन सबको जो है कि सेकेंड केमिकल मैसेंजर बोला गया है, याद रखिएगा। हम आपको एफएसएच का फंक्शन बताएं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं। आपसे कोई पूछेगा इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम वही कहानी, एफएसएच भी प्रोटीन है, इंसुलिन भी प्रोटीन इससे हार्मोन है, ऐसे रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ऐसे रिस्पांस आएगा, चेंजेज होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो है हम लोग बात करते हैं लिपिड सॉल्युबल की। तो लिपिड सॉल्युबल में क्या है, लिपिड सॉल्युबल में जो है कि कोई भी अगर हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है, जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन का एग्जांपल लिया गया है, देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, मेम्ब्रेन भी लिपिड बाई लेयर है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये इसमें चला गया। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना होता है, वो इसको भी क्रॉस कर जाता है और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। अब आप देख रहे हैं कि ये हार्मोन डायरेक्टली जेनेटिक लेवल पे काम कर रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि जीनोम पे काम होगा तो उसका ट्रांसक्रिप्शन में इन्फ्लुएंस होगा और जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। मतलब कि इस हार्मोन के वजह से जैसे प्रोटीन बनने चाहिए, जैसे एंजाइम बनने चाहिए, जैसा फंक्शन होना चाहिए वैसा फंक्शन होने लगता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये हार्मोन जो है कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, यूजुअली जो है कि दिस हार्मोन इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर, मोस्टली जीन एक्सप्रेशन को ये रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन सीधे जेनेटिक लेवल पे काम करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लिखा हुआ है कि ये कौन हार्मोन होंगे, या तो स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे या तो आयोडीनेटेड हार्मोन होंगे, क्योंकि आयोडीनेटेड हार्मोन का साइज छोटा होने की वजह से वो भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है ना। तो जैसे कि जो T3 या T4 होता है वो भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। अगर हम जो है कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, कॉर्टिसॉल हो गया, ये सब के सब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। इन सब के रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट हुआ। अब जो एक हम लोग अब हम लोग सीधे एक एक हार्मोन को लेकर, एक एक हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड को लेकर चलते हैं।